to all of you. गुड मॉर्निंग। तो आज के सेशन में हमें फर्दर डिस्कस करने हैं। आई थिंक हमने स्टार्ट किया था रियलिज्म का स्कूल, हमने फिनिश कर दिया था। वी आर डन विद रियलिज्म। आज के सेशन में हम आइडियलिज्म पढ़ेंगे। यस, देर आर 4 क्लासेस टुडे राघव। एक तो अभी है, ठीक है। वन इज एट 11:30। दूसरी क्लास है 1 PM पे। तीसरी क्लास है आई थिंक कितने बजे है, 4 o'clock if I'm not wrong. Let me see. Hmm. 4 o'clock. And the fourth class is at 11 PM. फोर्थ क्लास जो है ये आपके आंसर राइटिंग की होगी, तो इसमें पढ़ने वाला कुछ नहीं है। जो पढ़ा है आज तक उसी को रिवाइज करके आना, उसी पे बस क्वेश्चंस हम लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। दैट विल बी एन आंसर राइटिंग सेशन। तो बाकी ये 3 सेशंस हैं जहाँ पर हम अपना पेपर 2 सेक्शन ए कंटिन्यू करेंगे। पेपर 2 सेक्शन ए कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो ये क्लास आपकी रहेगी, अभी ये 1 बजे फिनिश हो जाएगी। 1 बजे वाली क्लास थोड़ी सी लंबी चलेगी आज, एंड ये भी हल्की सी हाफ एन आवर में ज़्यादा लूँगी। तो आई एम टेकिंग एक्चुअली बैक टू बैक क्लासेस जस्ट टू फिनिश ऑफ द टारगेट्स दैट आई हैव, बिकॉज ऑफ माई हेल्थ रीजंस मैं आपकी क्लासेस भी नहीं ले पाई थी उस टाइम पे। काफ़ी टाइम तक मैंने ऑलमोस्ट आई थिंक 10 days का बीच में गैप लिया है, तो वो उस रीज़न की वजह से आई एम टेकिंग बैक टू बैक क्लासेस, सो इट इज़ गोइंग टू बी हेल लॉट ऑफ प्रेशर ऑन मी। खैर, लेकिन आज का ही है बस जिसमें आपके ऐसे 4 क्लासेस हैं। कल आपकी 3 रहेंगी जिसमें से एक तो आंसर राइटिंग सेशन है, तो डू नॉट काउंट आंसर राइटिंग सेशन। एज सच आंसर राइटिंग सेशन में मैं आपको सिर्फ क्वेश्चंस दूंगी इन द बिगिनिंग ऑफ द सेशन। बाकी के टाइम में यू विल हैव टू जस्ट राइट दोज आंसर्स। आप कंफर्टेबली अपने, जब आपको ठीक लगे उस टाइम पे आप वो लिख लेना अपने आंसर्स, ठीक है। आप बाद में भी लिख करके सबमिट कर सकते हो। और तो कल 2 ही क्लासेस रहेंगी उस हिसाब से, ठीक है। एंड अनदर थिंग इज कि अभी क्योंकि मैं सुबह 7 बजे से लगातार क्लास ले रही हूँ, 11:30 तक मैंने बीच में कोई भी गैप नहीं लिया, तो आई बी टेकिंग 10 minutes ब्रेक। उसके बाद मैं शुरू करूँगी क्लास। वैसे भी क्योंकि अब आप ही की क्लासेस लेनी है मुझे, लगातार 3 सेशंस आप ही के होंगे, तो इन बिटवीन थोड़ा थोड़ा गैप हो जाएगा, तो एटलीस्ट मुझको थोड़ा वो मिलेगा राहत, बिकॉज मैं 7 बजे से सुबह बैठी हुई हूँ एंड माई लेग्स आर वेरी मच हर्टिंग। तो थोड़ा हल्का सा वॉक हो जाएगी तो आई थिंक ब्लड अच्छे से फ्लो करेगा, फिर टायर्डनेस ऐसे बहुत बढ़ जाती है, ठीक है। तो आई बी बैक इन 10 minutes। उसके बाद आज का सेशन ये वाला शुरू करेंगे हम। If anyone comes, please notify them also that I'm coming in 10 minutes.
Okay. So yes, let's begin with the session. Really sorry, actually सुबह 7 बजे से क्लास ले रही हूँ ना, तो थोड़ा टायर्ड हो जाता है and I'm not getting sleep these days. Okay. So shall we start? तो क्योंकि आज का टॉपिक की कॉन्सेप्ट्स इन इंटरनेशनल रिलेशन है, आई वाज थिंकिंग कि वहीं से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, की कॉन्सेप्ट से ही शुरू करते हैं. आने वाले क्लासेस में हम फर्दर उसको डिस्कस करेंगे. ठीक है, और जो हमारा बाकी का बच गया है. अच्छा, वैसे नेक्स्ट मंथ ना आई बी एडिंग सम सेशंस, जितने रह गए हैं उनकी पर्टिकुलर क्लासेस में आपके ऐड करूँगी. तो वो नवंबर में जो भी बचा है हमारे 1-2 टॉपिक्स, आई थिंक 3-4 टॉपिक्स आर लेफ्ट, वो वहाँ पर फिनिश कर लेंगे. तो सबसे पहले कि कॉन्सेप्ट में बी रेडी विद योर पेन एंड पेपर, क्योंकि आज हम लिखना शुरू करेंगे. ठीक है, इम्पॉर्टेंट जो आइडियाज़ हैं पहले मैं आपको समझाऊंगी, उसके बाद आप उसको लिखेंगे. तो प्लीज़ बी रेडी विद योर पेन एंड पेपर. हाँ, लास्ट का एक टॉपिक खत्म हो गया, रह गया था. तो हमारा एक डाउट क्लियरिंग सेशन है आज, आई थिंक. लेट मी सी. हाँ, एक डाउट क्लियरिंग सेशन है आपका 4 बजे वाला. तो उसमें करेंगे हम राघव वो. ठीक है, उस सेशन में कंटिन्यू करेंगे. वो लास्ट जो टॉपिक रह गया था सोशल मूवमेंट वाला, इन दैट वी विल फिनिश इट. प्लीज बी रेडी विद योर पेन एंड पेपर. सो टॉपिक है हमारा की कॉन्सेप्ट्स इन इंटरनेशनल रिलेशन, बैलेंस ऑफ पावर, डेटरेंस, ट्रांसनेशनल एक्टर्स. ऐसे ऐसे टॉपिक्स हमको फिनिश करने हैं. ठीक है, एंड काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा ये. देखिए, हम वैसे भी रियलिज्म कवर कर चुके हैं, तो उस पर्सपेक्टिव से आई थिंक इसको कवर करना इतना डिफ़िकल्ट नहीं रहेगा. इट इज़ गोइंग टू बी ऑल इन ऑल ईजी फॉर अस. लेट्स सी कि इसमें क्या रहेगा आपका ये कॉन्सेप्ट्स में. तो वेट, उधर जाता है. सो सॉरी. ओके, सो इंटरनेशनल रिलेशन की ऑल दो हमने थ्योरी तो कवर कर ही ली थी. बेसिक समझा था हमने थ्योरीज में. हमने रियलिस्ट स्कूल समझ लिया था, एंड आइडियलिस्ट स्कूल हमारा बचा है अभी. उसके बाद एक और टॉपिक बचा है मार्क्सिस्ट फंक्शनलिस्ट, ये वाली थ्योरीज पढ़ना. उसकी अलग से क्लासेस आई थिंक 1 नवंबर के बाद हैं वो लेसन्स, तो उसमें ही फिनिश करेंगे हम उसको. ठीक है, स्कूल्स बाकी के जो रह गए हैं, फंक्शनलिज्म का स्कूल हो गया, जैसे इंटरडिपेंडेंस हो गया, ये सभी स्कूल्स वहाँ फिनिश हो जाएंगे. ऐसे एक मार्क्सिस्ट कॉन्सेप्ट भी है, विल फिनिश इट देयर. तो शुरू करते हैं कि कॉन्सेप्ट्स इन इंटरनेशनल रिलेशन. सबसे पहले इसमें जो टॉपिक हमको पढ़ना है दैट इज गोइंग टू बी पावर, बैलेंस ऑफ पावर. इससे रिलेटेड हमको पढ़ना पड़ेगा. ठीक है, तो इसमें भी हमारा एक एक करके थोड़ा सा मीनिंग समझेंगे, उसको आज के टाइम से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, एंड दैट्स हाउ वी विल कवर इट. तो सबसे पहले पावर कम शुरू करते हैं. पहला टॉपिक है पावर. पावर, तो यहाँ से क्या क्या चांसेस हैं, कैसे टाइप के क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं.
क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि पावर के क्या डिटर्मिनेंट्स हैं, दैट व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ पावर। दूसरा ये भी पूछा जा सकता है कि पावर के जो डिटर्मिनेंट होते हैं और पावर के कुछ एलिमेंट्स होते हैं, तो डिटर्मिनेंट और एलिमेंट्स में क्या डिफरेंस होता है। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है आपको। पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है पावर पे हमारा पेपर 2 सेक्शन ए में, तो उस कॉन्टेक्स्ट से हम तैयारी करेंगे प्रीवियस ईयर के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि ये स्टैटिक पार्ट्स हैं, तो एज इट इज इसमें रहेगा। सो पहला है पावर का जो कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे रियलिस्ट पैराडाइम डोमिनेट करती है। मतलब जो रियलिज्म की जो अजम्पशन रहती है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को लेकर के, वही पैराडाइम यहाँ पर डोमिनेट करती है। रियलिस्ट क्या बोलते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बारे में, हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। क्या एजम्पशन होती है रियलिज्म की, बताइए। व्हाट इज द एजम्पशन ऑफ रियलिज्म इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को लेकर के। व्हाट इज दैट assumption? यस चिन्मय, राघव। State plays a vital role. Correct. Active national, achieve national interest. What else? क्या लगता है इनको कि पावर को लेकर के स्ट्रगल रहता है स्टेट्स के बीच में, स्ट्रगल फॉर पावर रहता है। याद आया बैलेंस ऑफ पावर की बात चल रही थी। आपस में जो स्टेट्स होंगे एक दूसरे के साथ में पावर को लेकर के compete करेंगे। करेक्ट, compete करेंगे। सो व्हाट वी सी इज कि रियलिस्ट पैराडाइम पावर को लेकर के, पावर के कॉन्सेप्ट में हमेशा डोमिनेट करती है। और रियलिस्ट हमेशा ये मानते हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में पावर स्ट्रगल डोमिनेट करता है। और यही रीजन है कि हमने जब पढ़ा था रियलिस्ट में, तो एक रियलिस्ट थे मॉर्गन दाऊ, हमने मॉर्गन दाऊ कवर किया था। मॉर्गन दाऊ का क्या कहना है? मॉर्गन दाऊ कहते हैं कि आपका अल्टीमेट एंड कोई भी हो, आपका गोल अल्टीमेट कोई भी हो, लेकिन उसको अचीव करने के लिए पावर ही काम आती है इमीडिएटली। कोई भी चीज आपको अचीव करनी है तो पावर ही काम आती है। ठीक है, अल्टीमेट एंड आपका कोई भी रहे, ये हमने पढ़ा था, मॉर्गन दाऊ ने कहा था। तो उसी पावर को इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का बहुत ही कोर कॉन्सेप्ट, सेंट्रल कॉन्सेप्ट माना जाता है। पॉलिटिकल साइंस के पर्सपेक्टिव से जब हमने पावर कवर किया था, तो मैंने आपको बताया था कि पावर इज द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। और पावर, अगर आप ट्रेडिशनली इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में पावर को देख रहे हैं, तो उसमें उसको कैसे डिफाइन किया जाता है? उसको डिफाइन किया जाता है कि पावर का मतलब है कि स्टेट के पास में कितनी कैपेसिटी है, कि वो कितनी एबिलिटी है कि वो सामने वाले दूसरे स्टेट को इन्फ्लुएंस कर पाए अपने पावर के थ्रू। पावर इज दैट आप कितना दूसरे को इन्फ्लुएंस कर पाते हो। जैसे यूएसए किसी छोटा नेशन होगा, पाकिस्तान जैसा या श्रीलंका जैसा कोई नेशन होगा, बांग्लादेश जैसा कोई नेशन होगा, आसानी से इन्फ्लुएंस कर देगा। क्यों? क्योंकि यूएसए पावरफुल है। तो यानी पावर को इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कंपेलिंग माना जाता है, कि सामने वाले को कंपेल कर दो कि जो आप उससे करवाना चाहते हो वो वैसा ही करे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन आता है पावर से रिलेटेड, हम उस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे, तो उसमें सबसे पहले आप पावर की डेफिनेशन, पावर का आइडिया देंगे इंट्रोडक्शन में। उसके बाद क्वेश्चन क्या था, मैंने आपको बताया था कि हमें डिटर्मिनेंट्स पता होने चाहिए, पावर के एलिमेंट्स पता होने चाहिए। उसके बाद आप एलिमेंट्स डिस्कस करेंगे पावर के, कि कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं पावर में। ठीक है,
जैसे कि पहला एलिमेंट होता है पावर का ज्योग्राफी। ज्योग्राफी पावर का एक स्टैटिक एलिमेंट है। हम अपने फ्रेंड्स को तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम अपने जो पड़ोसी हैं उनको चेंज नहीं कर सकते। पाकिस्तान हमारा नेबर है, हम इस फैक्ट को चेंज नहीं कर सकते हैं। हम हिस्ट्री को चेंज कर सकते हैं कि हम अच्छे रिलेशनशिप स्टार्ट कर सकें पाकिस्तान के साथ में, लेकिन ज्योग्राफी चेंज नहीं कर सकते। एक कंट्री का साइज, एक कंट्री की लोकेशन बहुत मैटर करती है। अब साइज वाइज देखो तो इतना जरूरी नहीं है कि साइज बहुत बड़ा होना चाहिए। जापान जैसा स्टेट जो बहुत छोटा था, इंपीरियलिस्ट टेंडेंसीज के चलते इतना उन्होंने मिलिट्रिस्टिकली अपने आप को एडवांस किया था, मिलिट्री इतनी स्ट्रांग थी उनकी कि रशिया जैसे बड़े स्टेट को भी हरा दिया। लोकेशन लेकिन बहुत मैटर करती है। कोई भी कंट्री हो, वो आज के टाइम पे ऐसी क्यों है, उस पे बहुत बड़ा फैक्टर आता है कि वो कहाँ लोकेटेड है। मान लीजिए आज अगर यूएसए इंडिया के साथ, इंडिया की जगह पे यूएसए होता और यूएसए की जगह पे इंडिया होता, तो क्या होता? तो यानी यूएसए का डायरेक्ट बॉर्डर चाइना के साथ में लगता, यूएसए का डायरेक्ट बॉर्डर पाकिस्तान के साथ में लगता, और पाकिस्तान टेररिस्ट स्टेट है, तो यूएसए में टेररिज्म बहुत ज्यादा होता। चाइना बहुत ही एग्रेसिवली यूएसए को काउंटर करने की कोशिश करती, क्योंकि डायरेक्ट था नेबर। करेक्ट। और उसी जगह पे इंडिया को अगर आप कनाडा और दूसरी कंट्रीज के साथ डाल दो, तो इंडिया डेवलप्ड रहता, इंडिया में टेररिज्म जैसी प्रॉब्लम ना होती, जो आज के टाइम पे टेररिस्ट अटैक्स हो रहे हैं वो ना होते। तो यानी पावर का एक बहुत बड़ा एलिमेंट आता है ज्योग्राफी में। कैसी टॉपोग्राफी है, जैसे हम देखेंगे कि नॉर्थ में हिमालयाज हैं, जिसके चलते एक नेचुरल बैरियर क्रिएट होता है इंडिया और चाइना के बीच में। रिसोर्सेस कैसे हैं आपकी कंट्री के, जैसे मान लो आज अगर इंडिया के पास में तेल के कुएं होते हैं जैसे सऊदी अरेबिया में, तो इंडिया बहुत एडवांस होता है, आज रिच कंट्री होता है इंडिया, डेवलप्ड कंट्रीज में आता है। ऐसे ही डेमोग्राफी ये भी मैटर करती है। अगर इंडिया में आज के कंपैरेटिवली जितना साइज है, अगर उसकी पॉपुलेशन उतनी होती जितनी पॉपुलेशन यूएसए की है, तो इंडिया कंपैरेटिवली फिर भी रिच होता। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन प्रेशर ना होता, रिसोर्सेज जितने हैं कम लोगों में बांटने पड़ते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस लैंड का जो प्राइस है ज्यादा ना होता, इतनी महंगी जमीनें ना होती। तो एक फैक्टर आता है ज्योग्राफी फैक्टर। दूसरा एलिमेंट आता है इसमें पॉलिटिकल फैक्टर। पॉलिटिकल फैक्टर में क्या है? पॉलिटिकल फैक्टर में ये रहता है कि एक कंट्री पॉलिटिकली स्टेबल है, मान लीजिए पॉलिटिकल स्टेबल है, तो यानी फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड अब उस कंट्री को कभी भी डिसीजन लेना होगा पावर से रिलेटेड, तो सभी कंसेंसस देंगे, सभी उसके फेवर में रहेंगे। ऐसी कंट्री स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करेगी, और स्ट्रेंथ रिप्रेजेंट करेगा पावर को। तो पॉलिटिकल फैक्टर भी एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट हो जाता है हमारा पावर का। इसके अलावा सोशल फैक्टर होता है एक एलिमेंट, सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर में देखिए, एक कंट्री के फॉरेन पॉलिसी के डिसीजंस आप आसानी से ले पाओगे अगर उस कंट्री में होमोजेनिटी है, वहां की सोसाइटी की जो कंपोजिशन है वो होमोजीनियस है। जैसे कि इंडिया में हेट्रोजेनियस है, डाइवर्सिटी है इंडिया में, मुस्लिम्स भी हैं, हिंदूज भी हैं। मान लीजिए कि इंडिया में सिर्फ हिंदूज होते, मुस्लिम्स ना होते, तो उसका क्या रिजल्ट पड़ता? हमने जो पैलेस्टीन को लेकर के आज तक हम इसराइल के साथ में फुल फ्लेजेडली जितना नहीं हो पाए हैं, उनके साथ में स्टैंड नहीं ले पाए हैं, ये भी रीज़न है कि मतलब हम हमारा क्लियर स्टैंड नहीं है, बिकॉज हमारी पॉपुलेशन माइनॉरिटी में जो हाईएस्ट माइनॉरिटी पॉपुलेशन है वो मुस्लिम्स की है इंडिया में।
क्योंकि मुस्लिम प्रेजेंट है इंडिया में। तो सोसाइटी का अगर कंपोनेंट, अगर उसकी कंपोजिशन होमोजीनियस होती है तो फॉरेन पॉलिसी की डिसीजन लेना बहुत आसान होता है। ऐसे ही दूसरा एलिमेंट आता है लीडरशिप फैक्टर। लीडरशिप फैक्टर, अब लीडरशिप में देखिए क्या होगा। लीडरशिप में आपको इस चीज पे ध्यान देना है कि मान लो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के पर्सपेक्टिव से, रियलिज्म के पर्सपेक्टिव से, स्ट्रक्चर क्या होता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का? एनार्की। और उसके बेसिस पे पावर पे रिलाई करना चाहिए। जो स्ट्रक्चरल रियलिस्ट थे जैसे केनेथ वॉल्ट्स, जो हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, केनेथ वॉल्ट्स का ये मानना था कि पर्सनालिटी फैक्टर नहीं होता, लीडरशिप मैटर नहीं करती। लेकिन हम देखते हैं कि आगे जब नियो क्लासिकल रियलिज्म हमने देखा कि वहां पर स्ट्रक्चर भी मैटर कर रहा था और लीडरशिप भी, एक्टर लेवल भी मैटर कर रहा था। तो जो कौटिल्य थे, जैसे कौटिल्य एक ऐसे स्कॉलर हैं जिन्होंने जियो पॉलिटिक्स पे काम किया है, जियो पॉलिटिक्स से रिलेटेड अर्थशास्त्र में उन्होंने काफी मेंशन किया है। उसमें भी जब वो स्टेट के एलिमेंट्स को काउंट करते हैं, अपनी सप्तांग थ्योरी देते हैं, उसी में जो हम सप्तांग थ्योरी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसमें सेंटर में किसको रखते हैं? विजिगीषु को, राजा को, नाभि बोलते हैं उसको। सेंटर में जो एक एलिमेंट होता है, 7 एलिमेंट में से सेंटर में राजा जाता है। और कौटिल्य ने भी ये बोला था कि एक स्ट्रांग राजा जो होता है वो एक स्टेट के वीक एलिमेंट्स को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर देता है। तो यानी लीडरशिप फैक्टर भी काम करता है। एट द सेम टाइम आप लोग देखेंगे फर्दर कि इसके अलावा दूसरे एलिमेंट्स होते हैं, इंटेलिजेंस फैक्टर काम करता है। इंटेलिजेंस फैक्टर, इंटेलिजेंस फैक्टर में क्या रहेगा? इंटेलिजेंस फैक्टर में जिन कंट्रीज की इंटेलिजेंस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती है, जैसे यूएसए की इंटेलिजेंस, इसराइल की, रशिया की, ब्रिटेन की इंटेलिजेंस, ये बहुत ही प्रोफेशनल रहती है। सीआईए बहुत इंटेलिजेंस, प्रोफेशनल इंटेलिजेंस बॉडी है। यानी अगर आपको अपनी कंट्री की पावर को मेंटेन करके रखना है, स्ट्रॉन्ग करके रखना है, तो उसके लिए आपको इंटेलिजेंस पे भी काम करना पड़ेगा। जैसे रॉ है इंडिया की, तो रॉ को भी अगर इंटेलिजेंस रॉ के पास में रहती है तो बहुत सारे ऐसे अटैक्स हो सकते थे जो इंडिया पे हुए हैं, उनको किया जा सकता था, इनफैक्ट अवॉइड। जैसे कि ऐसी कुछ रिपोर्ट्स है जो ये हाईलाइट करती है कि जब ये मुंबई टेरर अटैक हुआ था तो यूएसए की जो सीआईए है, इन लोगों ने पहले ही वार्न कर दिया था या समथिंग लाइक दैट। यू मस्ट हैव बिन हियरिंग सच थिंग्स। तो ये इंटेलिजेंस फैक्टर को ही हाईलाइट करता है। क्या आपकी कंट्री की स्ट्रेंथ इस चीज में लाई करती है, क्या आपकी कंट्री की इंटेलिजेंस बॉडीज कैसी हैं? इंटेलिजेंस ब्यूरो, रॉ, ये सभी चीजें। नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजी फैक्टर। ये एक और एलिमेंट है जो एक कंट्री की पावर को मेंटेन करके रखता है। टेक्नोलॉजी खुद में भी एक पावर का डिटर्मिनेंट है, क्योंकि काफी हद तक टेक्नोलॉजी ज्योग्राफी के एंगल को नेगेट कर देती है। जैसे जापान, जापान बहुत छोटी कंट्री है, रिसोर्सेज नहीं है जापान के पास में, लेकिन टेक्नोलॉजी है। ये भी रीजन है कि जापान के पास में आज सरप्लस है। फंक्शनल एनार्की हैम्पर करती है पावर को, यस, दैट इज ट्रू, इट डज हैम्पर फंक्शनल एनार्की। ऐसे ही दूसरे एलिमेंट में आ जाता है इकोनॉमिक पावर कितनी है एक कंट्री की, मिलिट्री पावर कितनी है। इंडिया इज नॉट पावरफुल इन दैट सेंस। इंडिया की पावर कंपैरेटिवली विद अदर नेशंस आप कंपेयर करोगे जिनमें, तो पावरफुल नहीं होगी फंक्शनल एनार्की की वजह से, क्योंकि इंडिया में तो वैसे ही फंक्शनल एनार्की है।
सो ये थे हमारे एलिमेंट्स ऑफ पावर. वेयर डज आर पावर स्टैंड? इंडिया इज इन द मिडल पावर कैटेगरी. मिडल पावर है इंडिया. ठीक है. एक है सुपर पावर, फिर होती है ग्रेट पावर. ग्रेट पावर जैसे सुपर पावर के केस में आज के टाइम पे यूएसए है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर है. फिर आती है ग्रेट पावर, जैसे रशिया, चाइना, ब्रिटेन, फ्रांस, जितने भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स हैं परमानेंट, ग्रेट पावर में आ गए. फिर आती है मिडल पावर. इंडिया मिडल पावर में है. मिडल पावर में कौन कौन सी आती हैं? इंडिया, ईरान, देन नॉर्थ कोरिया, इजराइल, वियतनाम, ये सभी मिडल पावर में आ जाती हैं. जो कंट्रीज डिफेंड तो कर सकती हैं लेकिन कोएलिशन में, अकेले मिलकर के डिफेंड नहीं कर सकती अपने आप को, किसी के साथ में मिलके डिफेंड कर सकती हैं. जैसे जापान के साथ में मिलके, या यूएसए के साथ में मिलकर के खुद को डिफेंड कर दिया. ऐसे कोएलिशन में होता है इनका. बाकी की जो कंट्रीज हो गई, फॉर द नेम, उनके रिस्पेक्ट के पर्पज से उनको स्मॉल पावर बोल देते हैं, लेकिन वो पावरफुल बिल्कुल नहीं है. जैसे भूटान, सिर्फ रिस्पेक्ट के पर्पज से बोल देते हैं. श्रीलंका, मालदीव्स. नहीं, इसराइल स्ट्रांग कैसे हुआ? इसराइल ग्रेट पावर कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आता रश्मि. इसराइल मिडिल पावर में आता है इंडिया के साथ में. पाकिस्तान भी इसी में आता है. इसराइल इज नॉट अ ग्लोबल प्लेयर राइट नाउ, इज इट? इट इज नॉट ना. सो उस कॉन्टेक्स्ट में बता रहे हैं. करेक्ट. सो डिटर्मिनेंट्स में हम देखते हैं कि जो एलिमेंट्स होते हैं पावर के, जो अभी हमने पढ़े पीछे सारे एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स डिटर्मिनेंट बन जाएंगे पावर के जब कोई कंट्री इन एलिमेंट्स को यूज करती है अपनी पावर को इंक्रीज करने में. तो यानी देखो, एक होता है एलिमेंट. एलिमेंट का मतलब होता है पोटेंशियल इतना है इस कंट्री में, पोटेंशियल. उसी को आपने आगे जाकर के स्किलफुली उसको यूज किया, आपने उसको यूज किया, आपने उस पोटेंशियल को इस्तेमाल करके आपने पावर इंक्रीज की, तो वही एलिमेंट डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट हो जाएगा. जैसे कि लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. हमारा एक पोटेंशियल है इंडिया का, लेट्स से इन केस ऑफ इंडिया, क्या जापान का आप ले सकते हैं या किसी और कंट्री का जिसका टेक्नोलॉजी में, जैसे इंडिया का टेक्नोलॉजी में, जापान तो ऑब्वियसली डिटर्मिनेंट में आ गया. ये इंडिया का टेक्नोलॉजी में बहुत पोटेंशियल है, क्योंकि इंडिया में साइंटिस्ट हैं, कितने सारे साइंटिस्ट यहीं से नासा हायर करती है, ठीक है, जो बाहर चले जाते हैं दूसरी कंट्रीज में, डॉक्टर्स हमारे बाहर चले जाते हैं. तो उस हिसाब से पोटेंशियल बहुत है टेक्नोलॉजी और हेल्थ और इन सब चीज़ों में. ठीक है. लेकिन जब आप इनका यूज करते हो अपनी कंट्री को फर्दर उसको प्रोग्रेस करने में, उसकी ग्रोथ करने में, तब वो फैक्टर फिर डिटर्मिनेंट बन जाएगा. दैट विल बिकम दी डिटर्मिनेंट. तो ये डिफरेंस होता है एलिमेंट्स और डिटर्मिनेंट्स में. और पावर को मेजर कैसे किया जाता है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ. क्लियर? आपको समझ नहीं आया रश्मि? ठीक है, दोबारा से बताते हैं. देखो, इंडिया के पास में पोटेंशियल है कि टेक्नोलॉजी में R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ज़्यादा ध्यान दे करके आगे जा कर के, आपको पता है आने वाली टाइम में फोर्थ रेवोल्यूशन आएगा, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आएगा, है ना. तो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो होगा, इसके चलते AI में काफ़ी पोटेंशियल देखने को मिल रहा है. AI में, ठीक है, आज के टाइम पे इसीलिए कंट्रीज AI में बहुत ध्यान दे रही है. इंडिया में बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, इतने PhD किए हुए लोग हैं. यूजुअली क्या होता है, ये लोग बाहर चले जाते हैं, लेकिन अगर उसी पोटेंशियल को इंडिया ने इंडिया में ही रखा और इस पे काम किया,
और इसको यूज किया गया कि R&D की बहुत सारी, जैसे आजकल सरकार बहुत ही ज्यादा साइंस एंड टेक पे ध्यान दे रही है, अटल इनोवेशन मिशन स्टार्ट हुआ है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सरकार इसी पोटेंशियल को, कि यहाँ पर हमारे पास पोटेंशियल है, अगर हम टेक्नोलॉजिकल पावर बन गए, टेक्नोलॉजी वाइज AI में अगर हमारा अपर हैंड आ गया, तो हम इसको यूज कर पाएंगे। इसी को यूज करके हम अपनी नई स्टार्टअप शुरू करेंगे या अपनी नई इंडस्ट्री शुरू करेंगे जो AI फैसिलिटीज बाहर की कंट्री को प्रोवाइड करेंगी। जैसे आज USA इंडिया को डिफेंस इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करता है। इंडिया अगर इस पोटेंशियल को रियलाइज कर लेता है तो इंडिया AI प्रोवाइड कर सकता है, AI रिलेटेड चीजें, जो भी प्रोडक्ट्स होंगे ये सभी सेल कर सकता है पूरे वर्ल्ड में, ऑल ओवर द ग्लोब। तो आप ये जो पोटेंशियल है इसको टैप किया, अगर आपने यूज किया इस पोटेंशियल का, इस पे काम किया और इसको यूज करके आप अपनी ग्रोथ आप लेकर के आए, क्योंकि हम अगर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे ऑल ओवर द ग्लोब तो उसका रेवेन्यू कितना जनरेट होगा रश्मि, तो उससे हमारी कंट्री को फायदा हुआ। तो यानी वही सेक्टर जिसमें पोटेंशियल था, अगर आपने उसका यूज किया अपनी कंट्री की बढ़ोतरी में, जिससे फायदा हुआ आपकी कंट्री को, वो चीज डिटर्मिनेंट बन जाएगी। यानी उसको फिर हम फ्यूचर में काउंट करेंगे कि इंडिया की USP में आता है कि इंडिया में AI रिलेटेड सर्विसेज बेस्ट है। जैसे सैमसंग हो गया, साउथ कोरिया और जापान में हम देखते हैं कि यहाँ पर टेक्नोलॉजी वाइज इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में बहुत अच्छा इनका वो है। टेक्नोलॉजी वाइज सैमसंग को आज तक मतलब नहीं बीट कर सकते। जो डिस्प्ले, जो टेक्नोलॉजी सैमसंग की उसमें रहती है वो एप्पल भी बीट नहीं कर पाता है। नए फीचर्स, फोल्डेबल फोन्स आ गए हैं, ये सभी चीजें की बात हो रही है। तो जब वो दोनों आगे हैं उस चीज में, यानी उन्होंने उस पोटेंशियल था उनके पास में, उन्होंने उस पर काम किया, R&D की, एंड उस उन्होंने इसका यूज करके अपनी कंट्री के लिए सरप्लस जनरेट किया। तो वही जो एक एलिमेंट था, कि टेक्नोलॉजी का एक एलिमेंट था जो वो यूज कर सकते थे, उन्होंने उसका यूज करके उसको डिटर्मिनेंट बना लिया। इसी के बेसिस पे अगर आज हमसे पूछा जाए कि जापान और साउथ कोरिया क्यों इतने एडवांस है, हम बोलेंगे उनकी टेक्नोलॉजी की वजह से। एक इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट कि आज वो पावरफुल है, वो है उनकी टेक्नोलॉजी वाइज जो उन्होंने काम किया। आया समझ? ठीक है ना, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? तो ये मैं आपको बता रही थी कि एलिमेंट्स को अगर आप स्किलफुली यूज करते हो, उस पर काम करते हो, तो वो डिटर्मिनेंट्स बन जाते हैं। दैट बिकम्स डिटर्मिनेंट। और पावर का इन्होंने पूछा था, तो पावर को मेजर करने का क्या तरीका होता है? कोई भी कंट्री अपना रियल स्टेटस नहीं बताती है मिलिट्री वाइज, कि हमारे पास इतने हथियार हैं, कि हमारे पास इतने सैनिक हैं, इतने टैंक्स हैं। कोई कंट्री डिस्क्लोज नहीं करती। जो नंबर आपको पता होगा वो नंबर भी ऑफिशियल नंबर नहीं होता। कैलकुलेट करना इसीलिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि किस कंट्री के पास में एग्जैक्टली कितनी पावर है। लेकिन आज के टाइम पे इकोनॉमिक्स के बेसिस पे हम एक कंट्री को दूसरी कंट्री से जरूर हम वो कर देते हैं, कंपेयर करते हैं, GDP वाइज कंपेयर कर दिया मान लीजिए, तो वो हम मतलब ऐसे फॉलो करते हैं कि कितनी पावर है, कौन सी कंट्री कितनी पावरफुल है, इस हिसाब से। हमें पता नहीं है कि किसके पास कितने हैं। ठीक है, अब बाहर से जो हम प्रोक्योर कर रहे हैं वो तो एक अलग चीज हो गई, वो तो ऑफिशियल डेटा होगा। लेकिन इंडिया खुद भी तो कुछ ना कुछ डेवलप कर रहा होगा ना, उस पर काम कर रहा होगा अपनी मिसाइल्स पे, डिफेंस मिसाइल सिस्टम पे। ये सब चीजें कितनी हैं किसको क्या पता, इसीलिए हमेशा एक रफ फिगर होती है कि रशिया के पास मान लो 5,000 न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं, USA के पास 4,000 है, या इंडिया के पास रफली 150 न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं, या पाकिस्तान के पास 180 मिसाइल्स है। इस हिसाब से, मतलब आई एम नॉट टेलिंग यू द करेक्ट नंबर राइट नाउ, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल। ठीक है, सो पावर को मेजर करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि कोई भी कंट्री अपना रियल स्टेटस डिस्क्लोज नहीं करती है। उस सेंस में, लेकिन अगर हमको पावर की बेसिस पे कंट्रीज को कैटेगराइज करना हो,
तो उसमें कैटेगरीज, ये 4 कैटेगरीज आ जाती हैं। एक आती है सुपर पावर की। सुपर पावर का मतलब है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर, मतलब सभी कंट्रीज साथ में मिलके भी अगर इस कंट्री को हराने की कोशिश करेंगी तो वो नहीं हरा पाएंगी। उनको कोई आइडिया ही नहीं है कि उसके पास कितनी पावर है, वो डिफीट ही नहीं कर पाएंगे। आप सुपर पावर को डिफीट नहीं कर सकते। फिर आती है ग्रेट पावर। ग्रेट पावर होती है कि जैसे रशिया, चाइना, ब्रिटेन और फ्रांस हो गए, ये कंट्रीज अपने इंटरेस्ट को खुद से प्रोटेक्ट कर सकती हैं, वो होती हैं ग्रेट पावर। दे कैन प्रोटेक्ट देयर ओन इंटरेस्ट। इनको दूसरों की जरूरत नहीं है, कोई कोएलिशन की जरूरत नहीं है अपने आप को डिफेंड करने के लिए। फिर आगे आती है मिडिल पावर। मिडिल पावर में ये होता है कि ये डिफेंड कर सकती हैं अपने इंटरेस्ट को, लेकिन अकेले नहीं कर सकती, सबके साथ में मिलके करनी पड़ेगी। फिर आती है स्मॉल पावर। स्मॉल पावर्स होती हैं, आज सच ये पावर नहीं होती, लेकिन सिर्फ रिस्पेक्ट के इनको दी जाती है, तो रिस्पेक्ट देने के आउट ऑफ रिस्पेक्ट इनको हम पावर बोल देते हैं, स्मॉल पावर। वैसे तो श्रीलंका, मालदीव और भूटान कोई भी इनको हरा सकता है एक दिन में, बिकॉज पावर एज सच है नहीं। लेकिन बाकी जब जो पावर कंट्रीज होती है उनको बस पावर्स बोला जाता है आउट ऑफ रिस्पेक्ट। अंडरस्टूड? ये समझ में आया? अब पावर का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि कितने टाइप की पावर होती है। 2 टाइप की पावर होती हैं, एक तो होती है हार्ड पावर और एक होती है सॉफ्ट पावर। आप मान लो मनी यूज कर रहे हो किसी को इन्फ्लुएंस करने के लिए, आप किसी को डायरेक्टली किसी चीज को उसका वो दे रहे हो लालच, और वो यूज कर रहे हो, तो वो हार्ड पावर में आएगा। ठीक है? तो हार्ड पावर काफी कंक्रीट होती है, ठीक है, विजिबल होती है, आप देख पाते हो कि क्या चीज हो रही है। एक होती है सॉफ्ट पावर जो इनविजिबल होती है, जैसे कल्चर के थ्रू, कल्चरल एक्सचेंज के थ्रू, आइडियोलॉजी के थ्रू आप कोशिश करते हो दूसरे को इन्फ्लुएंस करने की। तो ये जो लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी जो यूएसए फॉलो कर रहा है, जो इतना प्रमोट करता है, डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है यूएसए, ये यूएसए की सॉफ्ट पावर में काउंट होता है। आपको क्या लगता है यूएसए क्यों इतना प्रमोट करता है? क्योंकि इसकी सॉफ्ट पावर में काउंट होता है, इनविजिबली ये इन्फ्लुएंस कर देता है लोगों के दिमाग को। तो हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर में क्या डिफरेंस है वो देखते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हार्ड पावर एंड सॉफ्ट पावर? पहला तो देखो डिफरेंस ये रहेगा कि जो हार्ड पावर होती है वो मटेरियलिस्टिक होती है, इसमें रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, अगर आपको पैसा खर्चना पड़ेगा इसके लिए रिसोर्सेज चाहिए। सॉफ्ट पावर में मटेरियल की ज़रूरत नहीं होती, तो ये नॉन मटेरियलिस्टिक होती है। हार्ड पावर बहुत कंक्रीट होती है, आप उसको देख सकते हैं, इट इज़ विजिबल। सॉफ्ट पावर इनविजिबल होती है। उसके अलावा हार्ड पावर आप देखोगे कि ये कंपेलिंग होती है, सामने वाले को कंपेल कर देती है कि उसको वही करना पड़ेगा जो आप चाहते हो। ठीक है? कोई भी यूज करके कंपेलिंग होती है। इसीलिए जो सॉफ्ट पावर होती है ये कंसेंट पे रिलाई करती है कि सामने वाला अपना कंसेंट दे रहा है कि नहीं। मान लो आपने बॉलीवुड मूवीज ओपन करी, ठीक है, अभी इंडिया में रिसेंटली क्या हुआ है, बहुत सारे कोरियन शोज एंड चाइनीज शोज दिखाने लग गए हैं, राइट? एंड उसका क्या इफेक्ट पड़ता है कि आप जब ऐसे शोज देखते हो तो यू गेट टू नो अबाउट देयर सोसाइटी। हाँ, सीपेक हार्ड पावर में आ जाएगा। तो आप उनकी सोसाइटी के बारे में उनसे इन्फ्लुएंस होते हो, आपकी परसेप्शन बनेगी उनकी सोसाइटी को लेकर के कि हाँ, हमें वहाँ जाना चाहिए, चाइना में भी घूमना चाहिए, लोग अच्छे हैं, वहाँ का ऐसा कल्चर है। तो आपकी धीरे धीरे करके जो सोच होती है उसको लेकर के चेंज होती है। जैसे चाइना को हमेशा प्रोजेक्ट किया जाता है कि क्लोज सोसाइटी है चाइना में, चाइना में कोई लोगों के पास में लिबर्टी नहीं है एंड ऑल, ऐसा बोला जाता है, ऐसा प्रोजेक्ट किया जाता है ज्यादातर। आप कभी भी चाइनीज शो देखेंगे या ऐसी चीजें देखेंगे तो आपको पता चलेगा, वहां पर साउथ कोरियन शोज देखते हैं कि वहां पे किस टाइप का कल्चर है, कि काफी सिमिलर है इंडिया के कल्चर से, एशिया के कल्चर से।
तो कुछ ऐसा अलग नहीं है कि वो लोग कुछ ऐसा कर रहे हैं कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रहे हैं, कि बहुत ही एट्रोसिटीज कर रहे हैं. दिस इज व्हाट वी सी. अंडरस्टूड. सो इट इज कंपेलिंग इन नेचर. हार्ड पावर, सॉफ्ट पावर कंसेंट पे होती है कि आप अपना कंसेंट दे रहे हो कि नहीं. सामने वाला आपको मजबूर नहीं कर रहा है कि आप ये चीज मानिए. एट द सेम टाइम हम देखते हैं और इसमें डिफरेंस होता है कि जो हार्ड पावर होती है, इट इज एट द डिस्पोजल ऑफ स्टेट. मतलब स्टेट उसको यूज कर सकता है, ठीक है, कभी भी यूज कर सकता है हार्ड पावर को. पैसा लगा दिया, या कोई ग्रांट में दे दिया पैसा, या कोई भी यू नो मतलब अग्रीमेंट साइन किया, सामने वाले को ये बोला कि कल को हम आपका साथ देंगे, मिलिट्री अलायंस बना लिया, प्रोटेक्शन दी, ये सब हार्ड पावर में आएगा. सॉफ्ट पावर में स्टेट के हाथ में नहीं होता. सॉफ्ट पावर में आपने बॉलीवुड या कल्चर के थ्रू मान लो अपना दिखाने की कोशिश की है. अब ये वहाँ की सिविल सोसाइटी पे डिपेंड करता है कि वो यू you नो know, कैसा मतलब उसको लेते हैं, कि कैसे एक्सेप्ट करते हैं. तो वो सिविल सोसाइटी के हाथ में होता है, वो स्टेट के हाथ में नहीं होती सॉफ्ट पावर. हार्ड पावर में लेकिन फायदा ये होता है कि जो भी आपका ऑब्जेक्टिव होता है, आप बहुत ही कम समय में उस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म में. ठीक है. हाँ, सॉफ्ट पावर में बहुत टाइम लगता है, लॉन्ग टाइम लगता है बिल्ड करने में इस पावर को. ठीक है. जैसे डायस्पोरा के थ्रू, डायस्पोरा सॉफ्ट पावर में आता है. हमारे यहाँ से जो बंदे जाते हैं बाहर, जो लोग रहते हैं इंडिया के, ठीक है, वहां पर उन लोगों को उनके कल्चर के बारे में पता चलता है. तो धीरे धीरे करके उनकी पावर मतलब इंडिया को लेकर के परसेप्शन चेंज होने लग जाती है. जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे इंडियंस रहते हैं, कनाडा में बहुत इंडियन रहते हैं, यूएसए में बहुत इंडियंस रहते हैं. तो बहुत सारे ऐसे फॉरेनर्स होते हैं, ठीक है, अमेरिकन हैं, कैनेडियंस हैं, जो वहाँ के नेटिव हैं. वो जब इन लोगों के साथ में उठते बैठते हैं, उनके कल्चर को देखते हैं, तो अल्टीमेटली इन्फ्लुएंस होंगे, उनको लगेगा कि नहीं अच्छा है. यू विल गेट टू नो कि स्पेशली ऑस्ट्रेलिया और ये सभी आजकल जो लोग हैं इधर उधर, ठीक है, सब जगह इंडियंस को लेकर के उनकी एक परसेप्शन है रिगार्डिंग देयर हॉस्पिटैलिटी, कि बहुत ही अच्छे से मतलब अपने गेस्ट को ट्रीट करते हैं. जबकि बाहर इंडिविजुअलिटी है कि लोग एडजस्ट नहीं करते हैं. अगर वहां पर कोई यू नो कोई भी, अगर आप सपोज आप ऑस्ट्रेलिया में हो, यू आर एन ऑस्ट्रेलियन एंड आप किसी के घर में जाते हो बिना बताए ऐसे घूमने चले गए, तो वो अकोमोडेट नहीं करेंगे. आपको होटल में रुकना पड़ेगा. दे विल नॉट अकोमोडेट यू इन देयर होम. मतलब वो इतने इंडिविजुअलिस्टिक होते हैं. यहाँ पर क्या रहता है कि कभी भी आपके रिश्तेदार आ जाते हैं, आपको अकोमोडेट करना पड़ता है. यू आर गोइंग टू, हफ्ता हफ्ता रह के जाते हैं. वहां पे इससे ज्यादा नहीं, मतलब वो लोग अलाउ करते हैं. ठीक है. तो या ये चीजों को बहुत अप्रिशिएट किया जाता है, हॉस्पिटैलिटी को लेकर के, यू नो सोसाइटी में इस कल्चर को बहुत. तो ये सॉफ्ट पावर के फॉर्म में, लेकिन ये बहुत लंबा टाइम लगता है इसको बिल्ड होने में. तो ट्रेडिशनली जब हम देखते हैं कि रियलिस्ट जो है हमारे, रियलिज्म पैराडाइम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में डोमिनेट करती है, और रियलिस्ट हार्ड पावर पे रिलाई करते हैं ज्यादा. ये ज्यादा वेटेज हार्ड पावर को देते हैं, सॉफ्ट पावर को नहीं देते. लेकिन बहुत सारे लिबरल्स हैं जो ये बोलते हैं, जैसे जोसेफ नाई हो गए, ये मानते हैं कि देखो हार्ड पावर बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आज के टाइम पे हार्ड पावर डिक्लाइन हो रही है. 21st सेंचुरी में हार्ड पावर काम पे नहीं आ रही है, क्योंकि आज के टाइम पे आपस में सभी स्टेट्स कॉम्प्लेक्सली इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे पे. जैसे चाइना और इंडिया की अगर फाइट होनी है, सपोज वॉर अगर होने के आसार हैं, तो आपको क्या लगता है वॉर होगी? बहुत हाई पॉसिबिलिटी है. लिबरल स्कॉलर्स ये बोलते हैं कि वॉर नहीं होगी. क्यों? क्योंकि आज के टाइम पे इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस है दोनों के बीच में. दैट्स व्हाई इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस सबको देखने को मिलती है. मतलब चाइना की इकोनॉमी इंडिया की इकोनॉमी पे डिपेंडेंट है. हमारे यहाँ से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ये सब रहता है. सो दिस इज व्हाट वी सी. क्लियर? एनी डाउट? सो
इट इज इन दैट कॉन्टेक्स्ट बहुत सारे स्कॉलर्स ऐसे हैं जिनका ये कहना है कि नहीं, हार्ड पावर आज के टाइम पे मैटर नहीं करती है बिकॉज ऑफ दिस रीजन। तो ये भी एक रीजन है कि आज के टाइम पे हम देखेंगे कि यूएसए की हेजेमनी डिक्लाइन हो रही है, क्योंकि आज के टाइम पे हार्ड पावर नहीं मैटर करती और यूएसए ने बहुत ज्यादा हार्ड पावर पर रिलाई करता है। यूएसए, जहां पर भी यूएसए को लगता है कि उनकी नहीं चल रही है, यूएसए आप देखोगे कि वहां पर मोस्ट ऑफ द टाइम्स अपनी मिलिट्री वो करेगा, अप्लाई करेगा, मिलिटरली इन्वॉल्व हो जाता है अपनी बात मनवाने के लिए। ये भी रीजन है कि उसकी हेजीमनी डिक्लाइन हो रही है और उसने अपने रिसोर्सेज को भी एग्जॉस्ट कर दिया है, अपने आप को खुद को इकोनॉमिकली मिलिटरली बहुत एग्जॉस्ट कर दिया है, जिसकी वजह से कितने सारे thousands of soldiers have died because of this। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं कि आगे जाकर के जोसेफ नाई ने खुद अपने व्यूज को मॉडिफाई किया और ये बोला कि देखो, हार्ड पावर अगर आज मैटर नहीं कर रही है 21st सेंचुरी में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सॉफ्ट पावर ही काम करेगी। सॉफ्ट पावर अकेले काम नहीं कर सकती। आज के टाइम पे जोसेफ नाई ने एक कॉन्सेप्ट दिया स्मार्ट पावर का, कि आज के टाइम पे काम करती है स्मार्ट पावर। ये एक कॉन्सेप्ट था स्मार्ट पावर का, जिसको आगे जोसेफ नाई ने दिया था, इसको हिलरी क्लिंटन ने बहुत ज्यादा पॉपुलराइज किया। हिलरी क्लिंटन का कहना था कि सेंचुरी आज की 21st सेंचुरी है, तो हम पुरानी सेंचुरी के कॉन्सेप्ट्स को लगा करके काम नहीं कर सकते। आज के टाइम पे इकोनॉमी, साथ ही साथ मिलिट्री, साथ ही साथ कल्चर, साथ ही साथ डिप्लोमेटिक पावर, सभी को साथ में यूज करने की जरूरत है। जैसे कि ओबामा जब आए थे तो ओबामा की फॉरेन पॉलिसी में डिफेंस पे भी ध्यान दिया गया था, डिप्लोमेसी पे भी ध्यान दिया गया था और साथ ही साथ डेवलपमेंट यानी इकोनॉमिक्स पे भी ध्यान दिया गया था। तो आप सिर्फ और सिर्फ अपनी पावर यानी मिलिट्री पर्सपेक्टिव से एकदम मतलब उस पर रिलाई नहीं कर सकते पूरा। दिस इज व्हाट ही हैज टोल्ड अस। क्लियर? ये बात बोली गई। तो सेम चीज है, मोदी भी जब आए थे तो उन्होंने भी बहुत सारे एरियाज पे स्मार्ट पावर इस हिसाब से कंबाइन करके किया है। तो जोसेफ नाइक को कैसे स्मार्ट पावर के बारे में बोलते हैं, इनका कहना है कि स्मार्ट पावर एक ऐसी अप्रोच होती है जिसमें there is a necessity of a strong military power। where there is a necessity of a strong military power, वो तो रहेगी ही, लेकिन इसी के साथ में आप अलायंसेस भी बनाते हो, पार्टनरशिप भी बनाते हो, इंस्टीट्यूशंस बनाते हो, उसमें काम करते हो। दैट इज अ स्मार्ट पावर। कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि अपनी मिलिट्री पावर ही बढ़ाते रहो। इनफैक्ट जोसेफ नाई शार्प पावर को लेकर के बहुत ही कंसर्न थे। इनका कहना था कि ही वॉज एक्चुअली कंसर्न अबाउट द राइज ऑफ शार्प पावर टुडे, कि शार्प पावर सॉफ्ट पावर की जगह पे इसके ऑल्टरनेटिव में बहुत राइज हो रही है। व्हाट इज शार्प पावर? आज के टाइम पे अथॉरिटेरियन स्टेट्स बनते जा रहे हैं, ठीक है, अपने सिटीजन्स पे बहुत कमांड हो रही है एंड प्रोपोगेंडा यूज किया जा रहा है आज के टाइम पे बहुत। तो बेसिकली ये इसीलिए किया जा रहा है ताकि वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसीज को उनका जो क्रेडिबिलिटी है उसको डायरेक्ट अटैक किया जाए शार्प पावर के थ्रू, मतलब प्रोपेगेंडा यूज करके और फिर लोगों को बहकाने की कोशिश की जाएगी। ऐसे ही आज का जमाना सिर्फ पावर का नहीं है। एक हमने देखा स्मार्ट पावर जोसेफ नाई ने दिया, एक है शार्प पावर का कॉन्सेप्ट इन्होंने बताया। ऐसे ही एक और कॉन्सेप्ट है जो कि दिया था जॉन चिपमैन ने। जॉन चिपमैन ने कॉन्सेप्ट दिया है फास्ट पावर का। फास्ट पावर का कॉन्सेप्ट, इनका मानना है कि आज के टाइम पे स्पीड मैटर करती है। 21st सेंचुरी में मैटर करती है कि आप कितनी जल्दी अडेप्ट कर रहे हो सिचुएशंस के अकॉर्डिंग। तो आज के जमाने में वही रूल करेंगे। सॉरी, पहले क्या होता था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट था, ठीक है। आज के टाइम पे सर्वाइवल ऑफ द फास्टेस्ट मैटर करता है, जो जितनी जल्दी करेगा। इसीलिए बोला जा रहा है कि टेक्नोलॉजी के बेसिस पे जो कंट्री
जितनी जल्दी अपने अपने कंट्री में एआई इंट्रोड्यूस करेगी, वो कंट्री आने वाले टाइम में पावर बन जाएगी, सुपर पावर बन जाएगी। जैसे कोई छोटा सा नेशन है, अगर हेविली इन्वेस्ट करे एआई में और इन सब चीज़ों में, तो दैट कैन बिकम अ सुपर पावर। ये भी रीज़न है कि जितनी जल्दी डिसीजंस लिए जाएं अडेप्ट करके, उतना बेहतर है। जब मोदी पावर में आए थे 2014 में, तो उन्होंने फास्ट ट्रैक डिप्लोमेसी फॉलो की थी। पहले 100 दिनों में ही बहुत जल्दी जल्दी अडेप्ट किया गया था, चेंजेस लाए गए थे इंडिया को अहेड रखने के लिए। इकोनॉमी वाइज आप देखोगे बहुत सारे डिसीजन, बहुत चेंजेस आए थे जैसे ही मोदी पावर में आए थे। अंडरस्टूड? तो फास्ट पावर उसी के रिलेशन में है। एनी डाउट? देन इसके अलावा पावर से रिलेटेड एक थीसिस है, वो भी पढ़ लेते हैं। पोलैरिटी ऑफ पावर थीसिस। पोलैरिटी ऑफ पावर थीसिस। पोलैरिटी ऑफ पावर थीसिस क्या कहता है? पोलैरिटी ऑफ पावर थीसिस दिया था स्ट्रक्चरल रियलिस्ट ने। स्ट्रक्चरल रियलिस्ट कौन है? केनेथ वॉल्ट्स और मियर शिमर, इन दोनों ने दिया था। इस थीसिस में ये क्या बोलते हैं? पोलैरिटी ऑफ पावर थीसिस में इनके अकॉर्डिंग एक बाइपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, अगर बाइपोलैरिटी रहती है तो वो ज्यादा स्टेबल होता है, उसमें कोई डेंजर नहीं होता। इट इज द लीस्ट डेंजरस अकॉर्डिंग टू देम। पोलैरिटी का मतलब है कि पावर किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है ग्लोब में, पूरे वर्ल्ड में किस तरीके से पावर डिस्ट्रीब्यूटेड है, उस पे ये बाइपोलैरिटी को बोलते हैं कि ये स्टेबल रहता है। यानी अगर यूएसए और यूएसएसआर होता, तो इनके अकॉर्डिंग वो स्टेबल था सबसे, ये लीस्ट डेंजरस था, क्योंकि इसमें वॉर ही ना होती। इनका कहना है कि एक मल्टीपोलर ऑर्डर होता है, वर्ल्ड ऑर्डर, ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल होता है। एक मल्टीपोलर वर्ल्ड होता है तो मतलब ग्रेट पावर्स होती हैं बहुत सारी, तो बहुत जल्दी वॉर्स होती हैं, और ये सबसे बेकार सिचुएशन भी है, वर्स्ट सिचुएशन है, क्योंकि मल्टीपोलैरिटी में कंफ्यूजन बहुत होती है। कंफ्यूजन बहुत होती है, कहीं से भी ट्रिगर हो सकता है वॉर। ठीक है? तो मोर फिंगर्स आर ऑन द ट्रिगर बटन। जैसे कि वर्ल्ड वॉर 3 के बारे में, क्योंकि आज के टाइम पे मल्टीपोलैरिटी है, मतलब कुछ लोग बोलते हैं इट इज अ मल्टीपोलर वर्ल्ड टुडे, तो उस हिसाब से कहीं से भी शुरू हो सकती है वर्ल्ड वॉर 3। इंडिया पाकिस्तान की वजह से शुरू हो सकती है, इंडिया चाइना की वजह से इनके बीच में शुरू हो सकती है, या फिर इसराइल पैलेस्टीन से शुरू हो सकती है। ठीक है? या फिर हम देखेंगे कि दिस जो सीरिया में चल रहा है, यहाँ से राइवलरी है, यहाँ से शुरू हो सकती है। नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया से शुरू हो सकती है, इनके बीच से शुरू हो सकती है। चाइना और यूएसए के वजह से भी शुरू हो सकती है वर्ल्ड वॉर 3। तो कितने सारे मतलब आप देखोगे कि पावर्स हैं इसमें, फिंगर्स कितनी सारी हैं। इंडिया एक है, चाइना एक है, यूएसए एक है, एक पाकिस्तान है, एक इजराइल है, एक पैलेस्टीन है, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, कितने सारे हैं ये सब। कहीं से भी वर्ल्ड वॉर शुरू हो सकती है। कैसे? देखिए, इंडिया पाकिस्तान से अगर शुरू हुई तो चाइना पाकिस्तान का साथ देगा, चाइना पाकिस्तान का साथ देगा तो यूएसए इंडिया का साथ देगा, और यूएसए के एलाइज होंगे। ऐसे ही यहाँ पर यूएसए के अगेंस्ट में रशिया आ सकता है, तो रशिया पाकिस्तान का साथ देगा। रशिया के जितने भी या पाक चाइना के जितने एलाइज होंगे, जो कंट्रीज हैं, वो इनका साथ दे सकते हैं। दिस इज व्हाट वी सी, ऐसे पूरा शुरू हो सकता है। अंडरस्टूड? सो पोलैरिटी का मतलब ये रहता है, और हम देखते हैं कि इन दोनों का मानना है, केनेथ वॉल्स एंड मेयर शिमर का,
कि अगर मल्टीपोलर वर्ल्ड होता है तो वो वर्स्ट है वर्ल्ड के लिए। बायपोलैरिटी स्टेबल होती है, मल्टीपोलैरिटी इनस्टेबल होती है। और उसकी वजह से आप किस किस पे ध्यान रखोगे, कहाँ कहाँ पे ध्यान रखोगे? इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू कीप अ वॉच ऑन ऑल दीज कंट्रीज। तो ऐसे में एक्सीडेंटल वॉर्स भी शुरू हो सकती हैं, न्यूक्लियर वॉर। ऐसे ही ये यूनिपोलैरिटी के बारे में बोलते हैं। देखो, पोलैरिटी जो हम अभी पढ़ रहे हैं, पोलैरिटी ऑफ पावर थीसिस, इसमें सभी टाइप की 3 पोलैरिटी होती है। एक होती है बाइपोलर, एक होता है मल्टीपोलर, एक होता है यूनिपोलर। अब यूनिपोलैरिटी के बारे में भी यही बोलते हैं कि यूनिपोलैरिटी भी अनस्टेबल होती है। ये मल्टीपोलैरिटी के बाद सेकंड वर्स्ट यूनिपोलैरिटी होती है, मतलब सबसे खराब है बाय दिस मल्टीपोलैरिटी। और उससे ज्यादा, मतलब उसके बाद अगर कोई सेकंड नंबर पे कोई खराब अगर है, वर्स्ट है, तो वो है यूनिपोलैरिटी। जब एक सिंगल हेजेमन होता है, जैसे यूएसए, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में एक हेजेमन अपने आप को बहुत ही ओवरस्ट्रेच करेगा। जैसे यूएसए ने अपने आप को ओवरस्ट्रेच कर लिया। यूएसए ने पीस मेंटेन करने के लिए कितने सारे अपने रिसोर्सेज लगाए, है ना, हर जगह पे। और ऐसे सिचुएशन में कुछ फ्री राइडर्स होते हैं, जैसे चाइना जैसे, जो इस सिचुएशन का एडवांटेज ले लेते हैं। तो आगे जाकर के डिक्लाइन भी होगा इसमें। तो इनका कहना है कि यूनिपोलैरिटी ज्यादा दिनों तक नहीं रहती है, क्योंकि जब भी एक सिंगल पावर होती है तब एक कंट्री को हर मतलब चीज पे सोचना पड़ता है, हर एक एंगल पे सोचना पड़ता है, हर किसी के मतलब हर हर पर्सपेक्टिव से सोचना पड़ता है, बहुत प्रेशर जाता है उस कंट्री पे। तो वो कंट्री खुद ही, क्योंकि पावर की तो देखो कोई लिमिटेशन नहीं होती कि सिर्फ इतनी पावर यूज करोगे तो सब चीजें सही हो जाएंगी। पावर की तो अनलिमिटेड पावर भी होगी तो भी प्रेशर बनता ही रहेगा। तो अल्टीमेटली अपने आप ही जो यूनिपोलर ऑर्डर होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है खुद ही। जैसे यूएसए ने खुद ही यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो का जो आइडिया था उसको अंडरमाइन किया आज के टाइम पे। जब इराक में इन्होंने वॉर शुरू की थी 2003 में, इनकी सेकेंड वॉर थी, तो आप देखोगे कि गल्फ वॉर के बाद में इराक में दोबारा से जब वॉर की, तो ये यूएसए को तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पे ट्रस्ट रख के वहां से डिसीजन लेना चाहिए था, लेकिन यूएसए ने सिंगल हैंडेडली यहाँ पर अटैक किया। एज अ रिजल्ट ऑफ विच हम देखते हैं कि ये बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होता है यूनिपोलैरिटी। इसीलिए बाइपोलैरिटी के बारे में बोला जाता है कि सबसे ज्यादा बेस्ट है, ये स्टेबल रहता है, क्योंकि दो सुपर पावर रहती हैं, आपस में एक दूसरे की ही एक्शंस को मॉनिटर करती रहती हैं ये। तो एनार्की को ये कंटेन कर लेती हैं, कॉमन अथॉरिटी की जरूरत ही नहीं होती, एक दूसरे को ये बेसिकली मॉनिटर करेंगी। तो ये था पावर पोलैरिटी थीसिस, पोलैरिटी ऑफ पावर थीसिस। इंडिया का बारे में आपको पता होना चाहिए कि इंडिया मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर को सपोर्ट करता है। वाई? क्योंकि इंडिया ये मानता है कि इंडिया अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एक्सरसाइज करता है, ठीक है, और उसी के हिसाब से मल्टीपोलैरिटी पे विश्वास रखता है इंडिया। मल्टीपोलैरिटी का मतलब है कि यूएसए की जो हेजिमनी एस्टैब्लिश हो रखी थी वो डिक्लाइन हो रही है। एक तो इस वजह से भी, दूसरा चाइना भी राइज कर रहा है, रशिया भी राइज कर रहा है, इंडिया भी राइज कर रहा है, ईरान भी राइज कर रहा है। तो ये क्वेश्चनेबल है कि इंडिया क्या राइज चाइना की सपोर्ट करता है, क्योंकि इंडिया मल्टीपोलैरिटी में विश्वास रखता है। मल्टीपोलैरिटी का मतलब है कि दूसरी कंट्रीज भी राइज करें, तो यानी क्या इंडिया सपोर्ट करता है चाइना की राइज को? हम देखते हैं कि इंडिया सपोर्ट करेगा, ठीक है, इन दैट सेंस, ठीक है, क्योंकि हालांकि चाइना को ये अपना बिगेस्ट सिक्योरिटी थ्रेट मानता है, और यही रीजन है कि यूएसए एंड इंडिया अभी स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं इसी की वजह से। लेकिन देखो, इंडिया मल्टीपोलैरिटी सपोर्ट करता है, लेकिन इंडिया साउथ एशिया में मल्टीपोलैरिटी सपोर्ट नहीं करता,
क्योंकि साउथ एशिया में इंडिया चाहता है कि इंडिया की हेजेमनी बनी रहे। साउथ एशिया में नहीं चाहता इंडिया कि चाइना इन्वॉल्व हो, चाइना उसमें इंटरफेयर करे। इनफैक्ट ये भी एक रीजन है, कुछ स्कॉलर जैसे बोलते हैं कि इंडिया को, इंडिया इज फुलिश व्हेन इट इज ट्राइंग टू कीपिंग आउट ऑफ चाइना आउट ऑफ सार्क। चाइना अगर सार्क का पार्ट होता, कुछ एक्सपर्ट्स ये भी बोलते हैं कि सार्क अच्छे से वर्क करता, एटलीस्ट काम तो करता। आज के टाइम पे सार्क काम ही नहीं कर रहा है। चाइना होता तो काम कर सकता था। तो ये है हमारा पावर का कॉन्सेप्ट। इसके साथ हमारा पावर का कॉन्सेप्ट खत्म होता है। क्लियर? तो कुछ इंपॉर्टेंट है चीजें, लिख लीजिए। पहला, प्लीज राइट डाउन द टॉपिक ऑफ पावर। पावर, first of all, power, right? Power topic. It has been dominated by international politics, right? International politics has been dominated by realist paradigm. Has been dominated by realist paradigm. For realists, international politics for realist, international politics can be described as international politics can be described as struggle for power. Struggle for power. According to Morgenthau, whatever may be the ultimate end, according to Morgenthau, whatever be Morgenthau. Okay, wait, let me write. This is Morgenthau. Whatever be the ultimate end, whatever be the ultimate end, power is always the immediate end. Power is always the immediate end. Therefore, power is the more central concept. Power is the more central concept in international politics. In international politics. Give me 5 minutes, I'm just coming.
निकली हुई है। ओके, आउच, यस, आगे लिखिए। आई एम रियली सॉरी गाइस, एक्चुअली बस कल कल की बात और है, उसके बाद ठीक रहेगा सब चीज़ें। बैठा नहीं जा रहा है इतनी देर से ना, मैं सुबह 7 बजे से क्लास ले रही हूँ तो डायरेक्ट बैठी हुई हूँ, तब से लेग्स बहुत पेन कर रही हैं। यस, आई एम गोइंग टू कंटिन्यू 1:15 पे। हाँ, क्लास है आपकी, मैं कंटिन्यू करूँगी, वो क्लास रहेगी हमारी। हाँ, इवन आई कैन सी। अभी 3 मिनट बचे हैं, उसके बाद 15 मिनट का बीच में गैप है, फिर क्लास शुरू करेंगे, ठीक है। ओके, तो आगे लिखिए इतना। पावर इज ट्रेडिशनली डिफाइंड एज, पावर इज ट्रेडिशनली defined as ability of states to influence other states, to influence other states, to influence other states, full stop. Power is always power is always a relational concept, a relational concept, comma, relative concept, relative concept, relative concept, and compelling in nature, and compelling in nature. It is compelling in nature. तो अभी एलिमेंट्स रह गए हैं हमारे लिखने। एक तो पहले हम एलिमेंट्स लिखेंगे, उसके बाद हम डिटर्मिनेंट्स लिखेंगे, मेजरमेंट ऑफ पावर रह जाएगा, ठीक है। एंड ये सभी चीज़ें लिखनी बची हैं, पहले ये लिखेंगे, अगली क्लास में 1:15 पे शुरू करेंगे। एंड पोलैरिटी ऑफ पावर थीसिस भी मैं आपको लिखवाऊंगी कि इसमें क्या क्या है, सारे पॉइंट्स लिखेंगे हम अच्छे से। इसके लिए देखिए आप हैंड रिटन नोट्स रेफर करेंगे इस कॉन्सेप्ट्स के लिए, इन सब के लिए, आइडियलिज्म तक, थ्योरीज तक आपको पीडीएफ्स रहेंगी, इसके बाद का हैंड रिटन नोट्स है, ठीक है। तो आगे रहेगा हमारा बैलेंस ऑफ पावर, उसके बाद कवर करेंगे, पहले मैं समझाऊंगी उसके बाद मैं लिखवाऊंगी, ठीक है। तो दैट वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट सेशन। दिस इज इट फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू वेरी मच।